हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। भाई, आपको तो मालूम होना चाहिए कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। और हमारे देश में हर दिन हर जगह मेला और त्योहार जरूर मनाए जाते हैं। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो मेलों और त्योहारों का देश है हमारा देश भारतवर्ष। और बड़े गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर शुरू होने वाला है महाकुंभ 2025, बस कुछ ही दिन है घड़ियां। उसी पर मैंने सोचा कि अपनी तरफ से भी जो छोटी मोटी जानकारी है क्यों न आपके साथ शेयर करें। ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। यूपीएससी वह संगठन, वह संस्था जो देश का सबसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट करती है, वो भी आर्ट और कल्चर के जरिए जानना चाहती है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें अपने देश के कल्चर के और आर्ट के प्रति क्या समझ है, क्या जानकारी है। तो आप इसको आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मैंने महाकुंभ 2025 का टॉपिक उठाया है और शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कि दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ जो आपका मनाया जा रहा है, आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा ये है। ठीक है, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। ऐसा भव्य कुंभ का आयोजन अब हमारी सबकी जानकारी में तो पहले नहीं हुआ था, और हो भी क्यों ना, इतना अच्छा नेतृत्व श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का है। तो कहते हैं यत्र देवा शक्रुधन्यन्ते यत्र सर्पिणो व्रज्यन्ति चा यत्र ब्रह्मा स्वयं याति प्रयागस्तु सा वै स्मृता। हो सकता है संस्कृत में कुछ मेरी त्रुटि हो, बट मैंने ट्राई किया है कि इसका अर्थात कहने का मतलब है कि जहां स्वयं ब्रह्मा आते हैं, जहां देवगण और ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं, वह स्थान प्रयाग है जो सभी तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया है। तीर्थों का राजा प्रयाग, प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद भी कहते थे, अब इसका नाम प्रयागराज। प्रयागराज तो प्राचीन नाम था, बीच में इलाहाबाद आया था। तो प्रयागराज तीर्थों का राजा। तो आज इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। चलिए, स्थल वेन्यू मैंने बताया प्रयागराज में होने वाला है। और कब से कब तक? तो ये होगा 13 जनवरी 2025 से, पौष पूर्णिमा से शुरू होता है ये, और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक, यानी कुल 45 दिनों तक ये चलेगा महाकुंभ। अब हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि जो ये कुंभ शब्द है, ये इसका क्या मतलब होता है कुंभ। तो कुंभ आप देखते होंगे, कुंभ माने होता है कलश या घड़ा। कुंभ कलश या घड़ा, जिसे इंग्लिश में पिचर कहते हैं या पॉट कहते हैं। तो कुंभ देखते हैं आप, किसी भी धार्मिक आयोजन को जब किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ कुंभ जो होता है वो दरअसल प्रतीक होता है पूरे ब्रह्मांड का। इस कुंभ यानी पिक्चर इज द सिंबल ऑफ द होल यूनिवर्स। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें हर एक कुंभ, एक कलश की स्थापना जरूर की जाती है, कि माने जो हमारे द्वारा किया जा रहा है कार्य, वो हम पूरे ब्रह्मांड के भलाई के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं, जो इस बात का सिंबलाइज करता है, इसको बताता है। तो महाकुंभ, तो कुंभ, लेकिन यहां पर यह कुंभ जो मेला होता है, तो मेला का मतलब होता है मिलना, एक साथ चलना। कहीं पर भी मेला का मतलब होता है मिलना, आपस में मीटिंग करना, कहीं भी मिल जाए चार लोग, मेला है।
लेकिन बहुत सारे लोग मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। द स्टोरी बिहाइंड दिस, आगे देखते हैं कि ये कैसे कुंभ की शुरुआत हुई। यहीं पर आपको बता दें कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर स्टोरी है वो ये है कि बताते हैं कि जब एक बार दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सा जाते हैं और देवताओं को श्राप दे देते हैं। देवता और स्वर्ग की सारी देवलोक की चीजें फेंक देते हैं उठा के समुद्र में। और तब जब देवता देव और दानव में, सुर और असुर में युद्ध होता है तो देवता हार जाते हैं। और जब देवता हार जाते हैं तो विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तो हार गए, क्योंकि उनके पास अमृत भी था, बताते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप लोग समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन से आप अमृत निकालिए। तो समुद्र मंथन की बड़ी मशहूर कहानी है। समुद्र मंथन किया जाता है और उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते हैं। सबसे पहला रत्न याद रखना कि उसमें जहर निकलता है, सबसे पहला रत्न। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, जब आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो आपको ये जीवन जैसे जहर सा लगता है। और सबसे 14वां रत्न अंत में निकलता है अमृत। यानी आज अगर आपने मेहनत कर लिया, इस जहर वाले पल को जी लिया, तो एक दिन अमृत आपको जरूर मिलेगा। ये हमको समुद्र मंथन की कथा बताती है। समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि समुद्र मंथन में जो रस्सी मथानी बनी थी वो बासुकी नाग, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा नाग है वो। और मध्यांचल पर्वत जो आज का माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और विष्णु जी उसमें कच्छप अवतार लिए थे उसको बेच देने के लिए, क्योंकि वो मद्राचल पर्वत रुक नहीं पा रहा था, यहाँ कच्छप अवतार हुआ था उनका। और समुद्र मंथन से मैंने बताया 14 चीजें निकली थी। अमृत निकलने के बाद अब यहाँ पर दो कथा आती है। एक तो आती है कि भगवान ने अपने सेवक गरुड़ को दे दिया था अमृत, तो गरुड़ लेकर के भागे। लेकिन एक कथा आती है कि इंद्र के पुत्र जयंत जो है देवताओं के इशारे पर समुद्र जब निकला कलश में तो उसको लेकर भाग गए। और जब भाग गए तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा इनका पीछा करो, और राक्षसों ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिए तो भगवान विष्णु जी ने उनको अपने मोहिनी का रूप धारण करके, और फिर मोहिनी में देवताओं को बताते हैं कि अमृत पिला दिए, असुरों को मदिरा पिला दिए। तो इस तरह से अब वो कह रहे हैं कि जब युद्ध हुआ तो उस समय छीना झपटी जो होने लगी थी, तो उसमें बताते हैं कि पृथ्वी पर इसकी 4 बूंदें गिर गई थी। और ये छीना झपटी वाला युद्ध देव और दानव में, असुर और सुर में 12 दिनों तक चला था। वो 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए महाकुंभ जो होता है 12 वर्ष बाद लगता है। बताते हैं 12 कुंभ भी लगते हैं, इसमें से 8 कुंभ देवलोक में और 4 कुंभ जो है वो हमारे पृथ्वी लोक में लगते हैं। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। अब कहते हैं कि जब छीना झपटी वो चल रहा था कुंभ को लेकर के, वो घड़े कलश को लेकर के अमृत को, तो जो 4 बूंदें गिरी वो 4 जगह पर गिरी थी जहां पर कुंभ लगते हैं। और उसके दौरान चंद्रमा ने घट से माने गिरे ना अमृत, उसकी सूर्य ने घट फूटने से, और गुरु ने दैत्यों के अपहरण से, शनि ने देवेंद्र के भय से, ये सब घट की रक्षा किए थे। और वही जो उस समय रक्षा किए थे, जब वही संयोग और योग बनता है तो कुंभ लगता है। और जहां जहां बनेगा 4 जगहों पर वहां वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। याद रखिए उस समय जो योग बना था वही योग जब इस समय बनता है पौष पूर्णिमा के दिन, मकर संक्रांति के अवसर पर, तो योग और संयोग जब बनता है तब जाकर के कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी कहानी सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को लेकर के, जो देव और दानों में, सुर और असुर में युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जो ड्रॉप्स कुछ नेक्टर की गिर गई और जब 4 जगह पर गिरी हैं वहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। एक और थोड़ा सा है, बताते हैं कि जहां कुंभ की बूंदें गिरी हैं वहां सब अच्छी अच्छी चीजें उपजी, वनस्पतियां उपजी हैं। लेकिन सबसे पहले जहर भी निकला था, जिसको स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव ने खुद पी लिया था। पी क्या लिया, यह गले पर कहते हैं रोक लिया।
उनके कहते हैं कि उससे भी कुछ बूंदें गिरी थी, तो वहां पर वो जहरीले टाइप के खतरनाक पौधे वनस्पतियां जगी। अमृत से जहां अमृत के समान वनस्पतियां औषधियां बड़ी बड़ी एक से एक लाभदायक औषधियां जन्मी माने जमी, वहीं पर उस जहर की बूंदों से जहरीली औषधियां बनी। तो इसको भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। चलते हैं आगे। कहानी हो गई इसके स्टोरी की। अब ये देखते हैं कि कहां कहां लगता है। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि इसके लगने में देखिए, एक तो होता है माघ मेला जो प्रयागराज में हर वर्ष लगता है, मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक का। उसके बाद है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है 4 जगहों पर। कहां पर? वो 4 जगह हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, सबसे बड़ा तीर्थराज है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। फिर उसके बाद हरिद्वार में जो गंगा नदी के किनारे है, जहां से गंगा नदी जी आती हैं और शुद्ध एकदम हो जाती हैं। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। इन 4 जगहों पर हर 3 साल में कुंभ लगता है, और इस समय इन नदियों का जल बताते हैं अमृत के समान हो जाता है। इसलिए यहां पर आप तपस्या करिए या योग साधना करिए, जो कुछ भी आप करेंगे वो उच्च कोटि का होगा, बहुत ही उच्च कोटि का होगा। इनके जल जो होते हैं वो अमृत के समान हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है हमारे देश में, और मानना भी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अर्ध कुंभ हर 6ठे वर्ष लगता है, केवल हरिद्वार और प्रयागराज में। और उसके बाद लगता है पूर्ण कुंभ, कहते हैं 12वें साल लगने वाला। फिर महाकुंभ कहते हैं 144 साल में लगता है। लेकिन यहां पर जो है महाकुंभ बता रहे हैं कि कुंभ जो है हर 3 साल में लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में, और महाकुंभ जो है यहाँ पर 12 साल में। कहते हैं जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब जाके महाकुंभ लगता है, जो 144 12 ब्राह्मण 144 साल में। तो हम लोग यहाँ पर 12 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ की बात करते हैं, जो प्रयागराज में ही लगता है। ठीक। तो मैंने बता दिया कि इसके पीछे की कहानी, वो 12 दिन का युद्ध, और फिर उसके बाद कुंभ का लगना। कहां कहां लगता है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ लगते हैं, और प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। अब हम बात करते हैं लोगों की। तो लोगो 2025 जो इसमें दिव्य और भव्य लोगो प्रेजेंट किया गया है, उस लोगो की एक एक चीज को बता रहे हैं कि इसका उद्घाटन हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधान माने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब किया, तो इसको करने से पहले बताते 276 बार इसको रिवाइज किया गया। उन्होंने 276 बार इसमें संशोधन करवा के तब जाके अंतिम रूप को फाइनल रूप से इसका उद्घाटन किए। और इसमें हर सिंबल जो है कुछ कह रहा है। इसके आप लोगों को देखिए ना, इसका लोगो जो है ना अर्थ से भरा हुआ है। और जैसे हर घर कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता, वैसे ही हर लोगो कुछ न कुछ संदेश और मैसेज जरूर देता है। तो यह लोगो जो संगम, जिसमें जो संगम है वो प्रतीक है पौराणिकता, समृद्धि और सनातन परंपरा का, मैथोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी एंड सनातन ट्रेडिशन का। इसका जो संगम चित्र है वो प्रतीक है पौराणिकता का, समृद्धि और सनातन परंपरा का। और त्रिवेणी लोगों में संगम की 3 पावन नदियों गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी स्थान को दर्शाया गया है। आप जानते रहिए संगम में तीनों नदियों को दर्शाया गया है। और त्रिकर्म मतलब यहाँ पर 3 प्रकार के कर्मों की भी शिक्षा दी गई है। भक्ति, ज्ञान व कर्म को दर्शाया गया है। ठीक है। उसके बाद अक्षय वट व लेटे हनुमान को भी इसमें दर्शाया गया है, जो लोगों में पहली बार सृष्टि के आरंभ के प्रतीक माना जाता है। अक्षय वट वृक्ष आप जाएंगे तो वहां पर पाएंगे, संगम नगरी के बगल में ही है गंगा जी के अक्षय वट। तो वहां पर भी वो कहते जब से सृष्टि बनी, अक्षय मतलब उसका नाश हुआ ही नहीं, अक्षय वट वह वृक्ष जो तब से है जब से ये दुनिया बनी है।
तो उसको भी दिखाया। और वहीं पर बगल में बजरंग लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनको भी लोगों में स्थान मिला हुआ है। तो अक्षय वट और हनुमान जी भी आए हैं, त्रिवेणी है, त्रिकर्म हो गए, संगम है, और तीन साधु तीन मुद्रा में तीन संदेश को दे रहे हैं। तीन साधु तीन मुद्रा में, थ्री साधु थ्री सेंट्स इन थ्री पोस्चर्स गिविंग थ्री मैसेजेस। कौन कौन से? तो सबसे एक है शंखनाद करता हुआ साधु हैं, एक शंखनाद करते हुए साधु जी हैं जो नई शुरुआत के प्रतीक हैं, न्यू बिगिनिंग। कॉन्च ब्लोइंग द साधु, कॉन्च ब्लोइंग माने साधु जो शंख बजा रहे हैं, वो नई प्रतीक का, वो नई शुरुआत का प्रतीक है। और एक दूसरे साधु जो हैं वो प्रणाम की मुद्रा में हैं, जो स्वागत करते हुए करें अतिथो देवो भव। हमारे यहाँ की यही परंपरा है, अतिथि देवो भव, कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो जस्ट लाइक आवर क्या होते हैं? गॉड होते हैं, वो हमारे भगवान के समान होते हैं, हमारे गेस्ट ही। ठीक, अतिथि देवो भव दूसरे साधु। और तीसरे साधु जो हैं, जो ध्यान मुद्रा में हैं, वो ध्यान मुद्रा के प्रतीक हैं। ठीक है, मेडिटेशन। और अमृत कलश, अब इसमें मैंने बताया ना अमृत कलश की ही कहानी पूरा है। कलश माने कुंभ, तो जो उसमें अमृत कुंभ को दर्शाया गया है, उसमें समुद्र मंथन से निकले हुए उस कलश को भी दर्शाया गया है। और उस कलश के भी, मैंने आपको शुरू में बताया था, कलश जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। 360 डिग्री का कोण है, पूरा एकदम राउंड। तो कहने का मतलब उस कलश के भी, हर पार्ट के भी मायने हैं। क्या है? अमृत कलश का जो मुख है वो भगवान विष्णु को प्रतीक है, उसका जो गर्दन है वो देवाधिदेव शंकर जी रुद्र का प्रतीक है, और जो उसका आधार है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। अमृत कलश का मुख भगवान विष्णु का, गर्दन भगवान शंकर का, और आधार ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और बीच का भाग है समस्त देवियों का प्रतीक है, जितनी भी हमारी गॉडेसेस हैं। और अंदर का जो उसके जल है ना, वो पूरे सागर का प्रतीक है। और इसके टैग लाइन जो बनाई गई है हमारे कुंभ की, कि सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ, यानी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है, कि सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला ये कुंभ है। तो ये इसके लोगो, इसकी स्थल, स्टोरी, मैंने आपको सब कुछ यहां पर बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ इसके इतिहास पर हम प्रकाश डालते हैं। यूं तो महाभारत, पुराण, ऋग्वेद से इस कुंभ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से। तो कहते इतिहासकार एस.बी. राय कहते हैं 10,000 ईसा पूर्व किसी नदी के माने किनारे, रिवर्स के किनारे उसका मिलता है कि ये मतलब कुंभ लगता था। ठीक है, और 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति बताई गई है। 400 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले का रिपोर्ट किया, उसके बारे में उसने जिक्र किया है। ठीक है, और राय मानते हैं, एस.बी. राय, कि 300 ईस्वी में ये कुंभ मतलब वर्तमान स्वरूप में आना शुरू किया, और सबसे पहला अखाड़ा आगम अखाड़े की स्थापना हुई। बाद में इसी अखाड़े के माने टूटने से, विखंडन से और सारे अखाड़े बने थे। ठीक है, और 600 ईस्वी में चीनी यात्री हुएन सांग, जो प्रयाग में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान का वर्णन किया है। और सम्राट हर्ष तो बताते हैं कि अपना सब कुछ हर 5वें वर्ष आते थे और इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि अपना सब कुछ दान देते थे, यहाँ तक कि वस्त्र के, शरीर के सारे वस्त्र दान कर देते थे, और अपनी बहन से कपड़ा पहन करके वो घर जाते थे। और ह्वेन सांग ने इसका वर्णन किया है। उसके बाद है 904 ईस्वी में बताते हैं निरंजनी अखाड़े का गठन हुआ। 1146 में जूना अखाड़े का गठन हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक फ्रांसीसी यात्री तेवर्निये आए थे, जिन्होंने बताया था
कि बहुत सारे हिंदू, 12 लाख हिंदू साधुओं के होने का 1684 में बताया था उसने। और नासिक कुंभ के दौरान बताते हैं 1690 में दो संप्रदाय माने शैव और वैष्णव संप्रदाय में संघर्ष हुआ जिसमें 60,000 लोग मरे। और 1760 में शैव और वैष्णव के बीच हरिद्वार मेले में संघर्ष हुआ जिसमें 1800 लोग मरे। 1780 में ब्रिटिशों द्वारा मठवासी समूहों के शाही स्नान के लिए व्यवस्था की गई, जो शाही स्नान अब उसका नाम अमृत स्नान कर दिया गया है। 1820 में हरिद्वार मेले में हुई भगदड़ में 430 लोग मरे। तो इस तरह से बहुत सारे माने इतिहास बता रहे हैं। 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। ठीक है, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि इसके इतिहास कहाँ से चल रहा है। ठीक है, 2013 में इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का कुंभ 14 जनवरी से 10 मार्च 2013 के बीच आयोजित किया गया। यह कुल 55 दिनों के लिए था। इस दौरान प्रयागराज सर्वाधिक लोक संख्या वाला शहर बन जाता है। 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों को उपस्थित होना विश्व की अद्भुत घटना है। और उसके बाद है महाकुंभ 2025 प्रयागराज चल ही रहा है। ये इसकी कुछ हिस्ट्री की मैंने बातें बताई कि कैसे ये दसों हजारों वर्ष पूर्व इसका वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, और बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको बताया इसके दौरान कैसे हुई, कौन कौन से यात्री आए हमारे देश में, यूनानी यात्री चंद्रगुप्त के समय में, तब इसका वर्णन मिलता है। कुछ और बातें बताते हैं कि देखिए कुंभ, मैंने कहा ना कि आप बड़ी से बड़ी जो यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज का कंडक्ट करवाती है उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो आर्ट एंड कल्चर में अब देखिए जो हमारे यहाँ है, तो ये जान ही रहे हैं कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये कुंभ चलेगा। और उसके बाद है बताते हैं महाकुंभ मेला इज द largest and most sacred gatherings in Hinduism. It is deeply rooted in Hindu mythology and is considered an opportunity for devotees to absolve sins and attain moksha or liberation. मोक्ष प्रदायनी, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये माना जाता है। कुछ और भी इसमें देख लेते हैं भाई। अब इसमें जैसे देखते हैं कि होल्ड्स प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। इसका हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, एंशियंट हिंदू इपिक्स एंड लिटरेचर सच एज महाभारत एंड पुराणाज सब बताते हैं कुंभ की स्टार्टिंग को। कल्चरल इग्निफिकेंस है, कुंभ मैंने बताया ना कि हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, और कुंभ का आयोजन अब इस जो होता है वो तीसरे साल किया जाता है। अब इसमें कुछ होते हैं जैसे शाही स्नान, रॉयल बॉथ जिसको अमृत स्नान अब नाम दिया गया है। द फेस्टिवल्स मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट इज सेरेमोनियल बाथिंग in sacred waterways. Naga sadhus lead the way, immersing themselves in the sacred waters during his processions. This act represents the remission of sins and the achievement of spiritual merit. संकीर्तन एंड भजन, यहाँ पर बहुत बड़ी भारी में मात्रा में लोग संकीर्तन और भजन करते रहते हैं। Devotees sing, chant devotional songs, creating spiritual ambience. योगासनास एंड मेडिटेशन, बहुत सारे लोग आप देख, एक से एक योगी, महायोगी और मौनी बाबा, क्या क्या लोग आपको वहां पर मिलेंगे। स्पिरिचुअल स्पीचेज, रेनाउंड सेंट्स एंड गुरुज गिव स्पीचेज, ओ ग्रेट स्पीचेज आपको देंगे। स्पिरिचुअल फिलोसफिकल इशूज गिविंग नॉलेज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। और उसके बाद मैंने कहा ना कि महाकुंभ और कुंभ में भी डिफरेंस होता है। कुंभ मेला is celebrated every 3 years, rotating among 4 locations: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज। और महाकुंभ मेला is primarily held at प्रयागराज। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। और participating in the महाकुंभ मेला is believed to provide immense spiritual benefits, including purification of sins and attainment of salvation. The holy dip during this time is considered particularly powerful.
बहुत इसमें इस समय स्नान करना हॉलीडे, मैंने कहा ना कि इस समय नदियों के जल को अमृत नेक्टर मान लिया जाता है, और जो नहाता है, जो उसमें स्नान करता है, टेक बात करता है, वो बताते हैं कि अमृत उसको सब प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना है जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है भाई, तो कुंभ मेला इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2017 में कुंभ मेला वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया है। द इवेंट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूएन बॉडी। द लिस्ट डिस्क्राइब्स कुंभ मेला एज द, कैसे डिस्क्राइब किया था, द फेस्टिवल ऑफ द सैक्रेड पिक्चर, द फेस्टिवल ऑफ द सैक्रेड पिक्चर के रूप में, वेयर पिलग्रिम्स बेथ और टेक ए डिप इन सैक्रेड रिवर। और इस दिस लिस्ट इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड टेस्टिफाई टू द डाइवर्सिटी ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड रेज अवेयरनेस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। और भी कुछ हमारे यहाँ की चीजें हैं जो इंटेंजिबल में है यूनेस्को के, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। द यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अडॉप्टेड इन 2003 defines intangible cultural heritage as the intangible cultural heritage को डिफाइन माने बताता है, यूनेस्को डिफाइन करता है कैसे, as the practices, representations, expressions as well as knowledge and skills that communities, groups and in some cases individuals recognize as part of their cultural heritage, जो अपने cultural heritage का पार्ट बना लेते हैं कोई भी बहुत बड़ा आयोजन हो। तो इसमें देख लीजिए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन कब इसको शामिल किया गया है, डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जैसे है कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है 2008 में, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग है 2008 में, और रामलीला द ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ द रामायणा 2008 में। तो 2008 में 3 को, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण, ये 2008 में इन 3 को। 2009 में 1 को रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज इंडिया। 2010 में 3 को शामिल किया गया था। 2010 में 3 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा, कौन कौन, छऊ डांस को, और कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेज ऑफ राजस्थान को, और मुदियट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला को। 2010 में इन तीनों को। 2012 में 1 को बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रेसिटेशन ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन में। 2013 में संकीर्तन, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर को ये घोषित किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेराज ऑफ जांडीलिया गुरु पंजाब, इसको घोषित किया गया था। और 2014 में इसको घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेराज ऑफ जांडीलिया गुरु पंजाब। 2016 में नवरोज को, 2016 में ही योगा और नवरोज दोनों को। 2017 में कुंभ मेला को, और 2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता को, और 2023 में गरबा ऑफ गुजरात को क्या घोषित किया गया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व में तीर्थों के राजा प्रयागराज, और इस तरह से ये कहानी हुई। तो आप इसको एंजॉय करिए। अगर मुझे कुछ और मिला तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, नहीं तो मैंने बहुत कुछ इसका पर्याप्त बता दिया है। हाँ, अब दिव्य व्यवस्था तो है ही भाई, दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है और पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आप सभी का इस दिव्य भव्य महाकुंभ प्रयागराज 2025 में स्वागत है। प्लीज आइए, देश विदेश के कोने कोने से आइए
और इस दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, सुरक्षित स्वच्छ सुंदर महाकुंभ का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान, अपने विज्ञान और अपने पूरे मानवता के लिए कल्याण की भावना से आयोजित हो रहे इस कुंभ का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत।